Hello everyone, welcome to Days of Point Academy. I am Nishita Dogne and I am here to help you in social studies. And today we are going to do the chapter number 3 of Geography class 10th, that is water sources. Okay, so we have already done the chapter number 1 and chapter number 2, that is resource and development and फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, क्या टाइप्स होती हैं, कैसे हम उन्हें कंजर्व करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नाउ मूविंग अहेड टू चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 3 व्हाट आर water resources, how to conserve them, what are the projects that government has started to conserve water scarcity. Okay, so let's get started. First of all, I know water is a renewable, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मतलब वाटर जो है वो कंटिन्यूअस रीजनरेट होता रहता है, कंटिन्यूअसली रीजनरेट होता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है ना। पर खत्म नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे केयरलेस तरीके से यूज करूं, है ना। मुझे उसे फिर भी केयरफुली यूज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फ्री गिफ्ट है नेचर का हमें, है ना, तो क्या होता है, जो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग हैं वो इसे ठीक तरीके से यूज नहीं करते, है ना। मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही यूज करते हैं, बिना ये देखे कि हमें आगे की जनरेशन जो हमारी आने वाली है उससे कितनी दिक्कतें होंगी, है ना। तो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो ये मेरी अर्थ है, ये प्यारी से बच्चे अर्थ है ना, यहाँ पर इसे पकड़ के रखा है। तो ये जो मेरा सरफेस है ना, ये जो पूरा सरफेस ब्लैक से ये जो भी मुझे ब्लू दिखता है ना, ब्लू कलर, जब भी मैं अर्थ इमेज देखती हूँ तो ये पूरा जो है ना, ये एरिया किस चीज से कवर है, ये वाटर से कवर है, इसलिए मुझे कैसा ब्लू दिखाई पड़ता है। तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। कितना, 3/4 जो सरफेस है मेरे अर्थ का वो किस चीज से कवर है, वो वाटर से कवर है, बट ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर फिट फॉर यूज, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है 3/4 मैंने माना कि जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक छोटा सा प्रोपोर्शन, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, फ्रेश वाटर है, जो कि किस चीज के लिए, हमारे यूज के लिए सूटेबल है, ठीक है। इतना जो पानी मेरे पास है उसमें से 96.5% जो पानी है वो कहाँ पर, वो मेरे ओशंस में है, और कैसा, सलाइन वाटर है, ठीक है। सलाइन वाटर है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है उसमें, और सिर्फ कितना 2.5% फ्रेश वाटर है, जो कि सूटेबल है किस चीज के लिए, हमारे डेली यूज के लिए, हमारे यूज के लिए, ठीक है ना। Then India receives nearly 4% of the global precipitation and rank 133 in the world in terms of water availability per person per annum, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हमारा जो कंट्री है इंडिया वो कितना, सिर्फ 4%, मतलब
4% ग्लोबल प्रेसिपिटेशन का 100% में से 4% जो है वो हमारा इंडिया रिसीव करती है। प्रेसिपिटेशन मतलब अमाउंट ऑफ रेन फॉल ऑन अ रीजन और पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो कितना पूरा ग्लोबली अगर हम देखें पूरे ग्लोबल में फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना रेन हो रहा है उसमें से 4% जो है वो कहाँ पर हमारा इंडिया रिसीव करता है, ठीक है। और कितना रैंक 133 रैंक है हमारा पूरे वर्ल्ड में किस चीज में, हर इंसान कितना पानी एक साल के अंदर यूज कर पा रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है पर पर्सन पर एनम, उस टर्म में हमारा ऑन द बेसिस ऑफ दैट कितना रैंक कर रहा है, 133 रैंक कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है by 2025 it is predicted that large part of India will join what countries and regions that have having absolute water scarcity। क्या बोल रहे हैं, ठीक है 4% ग्लोबल प्रेसिपिटेशन रिसीव कर रहा है, 133 है इसकी जो रैंक है, लेकिन ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि बाय द एंड ऑफ 2025 हमारा जो इंडिया है ना उसके बहुत सारे हिस्से क्या होगा, वो उन कंट्रीज के अंडर आ जाएंगे, उन कंट्रीज उन रीजन के अंदर आ जाएंगे, उन्हें ज्वाइन कर लेंगे जहां पर वाटर स्कैर्सिटी मौजूद है अभी, ठीक है, ठीक है। हमारा इंडिया भी उसके अंडर आ जाएगा, हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स। ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि बाय द एंड ऑफ 2025 अराउंड 2.5 बिलियन approximately 2.5 billion of people what experience water scarcity, ठीक है। क्या होगा 2.5 बिलियन पीपल जो है 2.5 और नियरली 2 बिलियन, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। तो इतना जो है परसेंट जो है ना, मतलब इतना जो लोगों का पॉपुलेशन है वो क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी को एक्सपीरियंस करेगा। इसीलिए सिर्फ इसीलिए मुझे क्या वाटर को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है किस चीज़ की, वाटर को सही तरीके से यूज़ करने की, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करने की, ठीक है। यही रीज़न है वाटर को कंजर्व करने की। अब मेरे पास आता है वाटर स्कैर्सिटी एंड इट्स कॉजेस। वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है भैया, तो द शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, व्हाट द शॉर्टेज ऑफ वाटर, इतना तो मुझे पता है, लेकिन एज कंपेयर टू इट्स डिमांड, क्या बोल रहे हैं वो कि पानी की कमी जितनी उसकी डिमांड है उससे उसके कंपैरिजन में पानी की जितनी कमी है उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी या फिर स्कैर्सिटी, है ना। दिस इज अ सिचुएशन इन विच वाटर इज नॉट इनफ टू मीट ऑल डिमांड्स, ठीक है। अगर पानी की जितनी डिमांड है अगर उससे कम मेरे पास अवेलेबिलिटी है तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी ना जहां पर मेरी सारी डिमांड पूरी नहीं हो रही है ना, यही होगा। इंक्लूडिंग दैट नीडेड फॉर इकोसिस्टम टू फंक्शन इफेक्टिवली, ठीक है। क्या इसमें अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आएगी कि इसके कारण क्या होगा, जो हमारा इकोसिस्टम है ना वो सही से फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। जब पानी नहीं होगा तो फिर हमारा इकोसिस्टम कैसे सही तरीके से यूज फंक्शन कर पाएगा, है ना। तो वाटर स्कैर्सिटी वही होती है कि मुझे जितनी जरूरत है उससे कम अवेलेबिलिटी है मेरे पास वाटर की, ठीक है, ये क्या होगी मेरी वाटर स्कैर्सिटी होगी। अब इसके ना बहुत सारे रीजंस है, और आज के टाइम पे क्या, आज के टाइम पे जो वाटर स्कैर्सिटी है वो बहुत सारे एरियाज मेरे वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज में मुझे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है, ऐसे रीजन्स है जहां पर क्या वाटर स्कैर्सिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग, है ना। अब इसके कॉजेस क्या क्या है, ठीक है, क्यों हो रही है वाटर स्कैर्सिटी,
फर्स्ट है मेरे पास लो रेनफॉल एंड वेरिएशन इन सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन। सबसे पहला है मेरे पास रीजन है लो रेनफॉल। रेनफॉल कम हो रही कहीं कहीं जगह पर, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत कम रेनफॉल एक्सपीरियंस करते, ठीक है। वेरिएशन इन सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन। एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब एक साल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है एक रीजन के अंदर या फिर एक एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। तो सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रेन होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेन होती है, मतलब राजस्थान में कम रेन होती है, चेरापूंजी में बहुत ही ज्यादा रेन होती है। तो वेरिएशन है हर जगह पर, है ना। कहीं पे रेन ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। तो एक रीजन है लो रेनफॉल एंड वेरिएशन इन सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। लो रेनफॉल और वेरिएशन किस चीज में? एनुअल प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एज इट रिक्वायर मोर वाटर टू डोमेस्टिक यूज। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना, बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। अब क्या होगा? जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड, उतनी ज्यादा नीड्स। अब अगर एक घर में, एक हाउस में कितने 7 मेंबर्स है, उन सातों को पानी की जरूरत लगेगी ना, लगेगी। तो अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा नीड होगी, उतने ज्यादा डोमेस्टिक यूज के लिए पानी की जरूरत होगी, है ना। और इससे क्या होगा? इससे अल्टीमेटली वाटर स्कैर्सिटी की सिचुएशन मुझे देखने को मिलेगी, है ना। तीसरा है मेरे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। किसी को ज्यादा पानी मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। जो रिच लोग हैं वो उनकी जितनी मर्जी चाहे तब पानी ले सकते हैं ना, या फिर मैं बोलूँ एक्सेस कर सकते हैं। अब जब रिच पीपल जो है वो एक्सेस करते हैं वाटर पर, तो जो बेचारे पुअर पीपल है उनका जो ग्रुप होता है पुअर पीपल का, वहां पे क्या होता है? उन्हें पानी मिलता नहीं है। और वहां पे क्या सिचुएशन आ जाती है? वहां पे हो जाता है वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना मतलब बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पानी का यूज करना, मतलब बुरे तरीके से इन द सेंस नीड नहीं है तब भी हम पानी को यूज कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बोलूं मतलब मैंने फॉर एग्जांपल टैप ऑन किया, ठीक है। अब मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ले लूं, लेकिन नहीं, लोग क्या करते हैं? वो टैप को खुला ही छोड़ देते हैं। पानी उसमें से गिर रहा है तो गिर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही होता है ना। और फिर क्या होता है? पानी खत्म हो जाता है और सिचुएशन किस चीज की आ जाती है? वाटर स्कैर्सिटी सिचुएशन डेवलप हो जाती है ना। उसके बाद है एक्सेसिव यूज। वही बोला मैंने, जितने नीड है उतना नहीं, हम अंधाधुंध तरीके से पानी को यूज करेंगे और फिर पानी खत्म हो जाएगा, फिर रोते रहेंगे, है ना। फिर आता है वाटर पोल्यूशन इज अनदर कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। क्या होता है? क्या होता है जब इंडस्ट्रीज में जब बहुत सारी प्रोसेसेस होती है और जो केमिकल जो है वो कहाँ पर डिस्चार्ज किए जाते हैं? हमारे रिवर्स में। उससे क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है ना। हम जो कचरा नदियों में फेंक देते हैं, नदियों में हम कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, और रिवर्स में हम देखते हैं हमारी जो होली रिवर्स होती है उसमें हम क्या करते हैं? जो पूजा के फूल वगैरह होते हैं वो सारे फेंक देते हैं, यही करते हैं। अब इससे क्या होता है? वाटर पल्यूट होता है। अब वाटर पल्यूट हो गया तो फ्रेश वाटर मतलब मेरे पास यूज के लिए तो पानी बचा ही नहीं, और फिर क्या होगा? वाटर स्कैर्सिटी होगी, सीधी सी बात है ना। फिर है मेरे पास इंटेंसिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इज अनदर कॉज फॉर वाटर स्कैर्सिटी। अभी मैंने बताया इंटेंसिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे क्या होगा? सबसे पहले तो बहुत ज्यादा नीड भी होगी वाटर की, और जितनी ज्यादा नीड होगी फिर उतनी प्रोसेस होगी, और फिर प्रोसेस होगी वाटर डिस्चार्ज, उसमें पॉल्यूशन जो है केमिकल फर्टिलाइजर डिस्चार्ज करेंगे वाटर में और वाटर पॉल्यूट होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा? वाटर स्कैर्सिटी की सिचुएशन आ जाएगी। Agriculture is done on large scale. Agriculture requires a lot of water for irrigation, especially in dry seasons. ठीक है, क्या हो रहा है?
एग्रीकल्चर जो है ना हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल किस एक्टिविटी में है, प्राइमरी एक्टिविटी, और प्राइमरी एक्टिविटी में भी मेनली एग्रीकल्चर में है इन्वॉल्व, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा पानी लगता है इरिगेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो लार्ज स्केल पर हमारे यहाँ पर क्या होती है, इरिगेशन होती है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर होती है, अब एग्रीकल्चर हो रही है तो सभी लोगों को इरिगेशन के लिए जरूरत होगी पानी की, ठीक है। अब इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत होगी तो हम पानी यूज करते जाएंगे, है ना, सभी लोग। और फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद तो पानी खत्म हो जाएगा ना। अंडरग्राउंड वाटर को भी रीजनरेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जब रेनफॉल होगी तभी टाइम लगेगा। फिर वहां पे क्या इरिगेशन हम करेंगे, इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे और उससे क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा और वाटर स्कैर्सिटी की सिचुएशन फिर से रीजनरेट हो जाएगी, है ना। और क्या होता है एग्रीकल्चर में ना, ड्राई सीजन में तो बहुत ज्यादा, अभी गर्मी आ गई, अब गर्मियों के टाइम पे क्या हुआ, नदियां भी सूखने लगती है ना। हमारे पास एकमात्र सोर्स क्या बचता है, सिर्फ हमारे पास बचता है अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर सभी को चाहिए, सभी को, और अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए इरिगेशन के लिए, तो सभी लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ज्यादा खत्म होते जाएगा, है ना। और क्या होगा, और वाटर स्कैर्सिटी की सिचुएशन आ जाएगी। आए समझ वाटर स्कैर्सिटी और उसके कॉजेस। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब है मेरे पास नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक है। अब मैंने देखा कि क्या हो रहा है, वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, किन किन कारणों से हो रही है। अब मेरे पास है वाटर कंजर्वेशन। सबसे पहले तो वाटर कंजर्वेशन की क्यों मुझे जरूरत है मैं वो देखती हूँ, और कैसे इसका मैनेजमेंट होगा वो देखूंगी मैं, ठीक है। सबसे पहले नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, क्या नीड्स है। सबसे पहले है मेरे पास सेफ गार्ड अवर सेल्फ फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड्स, ठीक है, ठीक है। अब देखो, पानी जो है उसका हम सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, उससे पॉल्यूट करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत बहुत सारी बीमारियों को क्या होगा, बीमारियों का बर्थ होगा, बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हुई तो हमारे पूरे मैनकाइंड को उससे रिस्क है, ठीक है, ठीक है। अब सारे लोग बीमार हो गए तो फिर तो हो ही क्या काम, है ना। सबसे मेन तो हमारे लिए क्या है, हेल्थ ही है। अब हेल्थ ही हमारी ठीक नहीं तो फिर कैसे काम करेंगे। तो हमें खुद को किस चीज से, बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन की जरूरत है, ठीक है। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, खुद को बीमारियों से बचाने के लिए। अगर हम पानी को इसी तरीके से पॉल्यूट करते रहेंगे ना, इसी तरीके से क्या खत्म करते रहेंगे, इसी तरीके से उसे केयरलेसनेस तरीके से क्या करेंगे, यूज करते जाएंगे केयरलेस तरीके से, तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब ठीक से अगर हमारे हमें पानी नहीं मिल रहा, स्कैर्सिटी हो गई पानी की, अब इससे पानी नहीं मिल रहा, उससे भी क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। और अल्टीमेटली क्या होगा, मेरी हेल्थ को उससे अफेक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा। इसलिए क्या मुझे क्या जरूरत है, पानी को कंजर्व करने की जरूरत है, वाटर कंजर्वेशन की जरूरत है खुद को बचाने के लिए, ठीक है। दूसरा आता है इंश्योर फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यूएशन ऑफ लिवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ओके। क्या, फूड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए कैसे, पानी अगर पॉल्यूट होगा, है ना, वाटर पॉल्यूट होगा, सफिशिएंट वाटर होगा ही नहीं, तो क्या मुझे, मैं ठीक से खाना बना पाऊंगी, मेरा खाना सही होगा। अगर पॉल्यूट वाटर में मैं अगर खाना बना रही हूँ तो क्या वो हाइजीनिक होगा, क्या मेरे लिए सेफ होगा, नहीं ना। तो फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए हमारे, अब ठीक से खाना, हम ठीक खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, गंदा पानी है, खाना सही तरीके से नहीं खा रहे, हमारी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या हम ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारा लिवलीहुड जो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, वर्क पे नहीं जा पाएंगे।
ठीक से अर्न नहीं कर पाएंगे तो हमारा लिवलीहुड भी डगमगा जाएगा, है ना। फिर आता है मेरे पास प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब मैं क्या होगा, हेल्दी ही नहीं रहूंगी, ठीक है। गंदा पानी कंज्यूम कर रही हूँ, है ना, ठीक तरीके से खाना नहीं हो पा रहा है, मतलब वही पानी से मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे और इतनी मेरी प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज होने लग जाएगी, है ना, डिग्रेड होने लग जाएगी। तो फूड सिक्योरिटी और लिवलीहुड और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ठीक तरीके से कंटिन्यू करने के लिए मुझे कंजर्वेशन की जरूरत होती है। प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को सही तरीके से बनाए रखने के लिए मुझे क्या होता है, पानी को कंजर्व करने की जरूरत है ना, उसका डिग्रेडेशन ना हो। वाटर, हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसका डिग्रेडेशन ना हो, उसे डिग्रेडेशन से बचाए रखने के लिए क्या, मुझे वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। टू मीट अवर डेली डिमांड्स इफेक्टिवली, अगर पानी ही नहीं होगा मेरे पास तो मैं कैसे अपनी डिमांड्स जो है वो पूरी करूंगी। तो मेरी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या, मुझे वाटर कंजर्वेशन की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। टू रिड्यूस ओवर एक्सप्लोटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर का ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो और उसका मिसमैनेजमेंट ना हो, मतलब ऐसा नहीं हो अंधाधुंध तरीके से हम उसे कैसे भी यूज कर रहे हैं, उससे भी मुझे वाटर को क्या, उसे कम करने के लिए वाटर कंजर्व करने की जरूरत है। लास्ट है मेरे पास इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, ठीक है। क्या, एग्रीकल्चर जो है वो वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है हमारे किस चीज का, वाटर का, ठीक है। अगर अगर पानी सही से हम कंजर्व नहीं करेंगे तो कैसे इरिगेशन करेंगे प्रॉपर, है ना। सो देयर इज नीड टू रिवॉल्यूशनाइज एग्रीकल्चर बाय डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक, ठीक है। सबसे पहले तो इरिगेशन में ही सबसे ज्यादा मुझे पानी लग रहा है, सॉरी मेरा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट था, ठीक है। तो क्या इरिगेशन जो है, इरिगेशन में मुझे सबसे ज्यादा पानी लग रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे जरूरत है कैसे ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स को उगाने की और ड्राई फार्मिंग की टेक्निक से उन्हें अपनाने की, ताकि क्या हो, ताकि मेरा एग्रीकल्चर में थोड़ा कम पानी कंज्यूम हो, ठीक है, ताकि बाकी चीजों के लिए भी मेरे पास पानी बचा रहे। तो ये सारे क्या है, ये सारी मेरी जरूरत है किस चीज के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए, ये सारी नीड्स है मेरी वाटर कंजर्वेशन करने के लिए। आगे मेरे पास आता है अब मैं कैसे मैनेजमेंट करूं, ठीक है। मैंने बोल दिया कि पानी को कंजर्व करने की जरूरत है, उसे मैनेज करने की जरूरत है, क्या क्या जरूरत है, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे कैसे कैसे, क्या, कैसे हम उसे कंजर्व करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो हमारी क्या गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करती है, बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करती है, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट करती है बहुत सारे, मैं बोल सकती हूँ प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है वाटर कंजर्व के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो बट हाउ टू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, लेकिन कैसे हम क्या पानी को कंजर्व करें और कैसे मैनेज करें, है ना। आर्कियोलॉजिकल एंड historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures। अभी आगे देखेंगे hydraulic structures क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे वो हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ से, हमारे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स है ना हमारे पास, उसमें हमें देखने को मिलता है कि पुराने जमाने में भी क्या होते थे, बहुत सारे हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते थे, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे
हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे पहले भी, हमें हमारे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है, ठीक है। जैसे कि डैम्स बनाना, कैसे, स्टोन रवर्स से। अब स्टोन रवर्स क्या होता है, मतलब इरेगुलर साइज के स्टोन्स, मतलब अलग अलग साइज के स्टोन्स जो है वो, जैसे ही बड़ा छोटा, इन स्टोन से डैम्स क्रिएट करना, रिजर्वायर बांध बनाना, मतलब ठीक है, बांध पानी को रोक के रखना, ठीक है, लेक्स बनाना, एम्बैंकमेंट्स बनाना, कैनाल्स बनाना, किस चीज के लिए, इन सारी चीज किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, हमारे पानी का यूज करने के लिए, और उसे उसे सही तरीके से यूज करने के लिए, ठीक है, ठीक है। फिर अभी मैंने बोला था हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, आगे देखेंगे हम। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स आर आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू मैनेज एंड यूटिलाइज वाटर सोर्सेस, ठीक है। क्या, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है ना वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, मतलब उन्हें, वो क्या है, ह्यूमन मेड है, वो नेचुरली नहीं इवॉल्व होते, उसे कौन, ह्यूमन मेड है, वो ह्यूमन बनाते हैं, किस चीज के लिए, उन्हें किस चीज के लिए बनाया गया है, वाटर रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज और मैनेज करने के लिए, ठीक है। मतलब हमारे पानी को इरिगेशन या डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन पहले बनाए जाते थे पानी को मैनेज और यूटिलाइज करने के लिए। ये बहुत पहले से ही ये सारी कंस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिलती है। वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ अवर रिवर बेसिन्स। हमारे जो रिवर्स है ना, वहां पर भी वहां पर भी ये जो ट्रेडिशन है, ये जो ट्रेडिशन है वो अब मॉडर्न इंडिया में भी चलते आ रहा है। और हम अब हमें कैसे देख सकते हैं, अब हमें देख सकते हैं इन्हें, अब हम इन्हें देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डैम्स, ठीक है। क्या, डैम्स को बिल्ड करके अब हम क्या करते हैं, अब हम पानी को सही तरीके से यूज करते हैं और पानी को सही तरीके से यूज करते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिशन था वो अभी तक भी मॉडर्न इंडिया में चलते आ रहा है, किस चीज का, हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन का। दे इंक्लूड डैम्स, कैनाल्स, रिजर्वायर्स, इरिगेशन सिस्टम टू बिल्ड कंट्रोल स्टोर एंड डाइवर्ट वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हम क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते, सबसे पहले तो किस तरीके से बनाते हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ डैम्स, कैनाल्स, रिजर्वायर, इरिगेशन सिस्टम। अब ये क्यों बनाते हैं, ये बनाते हैं हम पानी को कंट्रोल, स्टोर और एक सोर्स ऑफ वाटर है वहां से डाइवर्ट करने के लिए, किस चीज के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, ठीक है। आए समझ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स पुराने टाइम में कैसे थे। एंशिएंट इंडिया में हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स भी हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल इन दी फर्स्ट सेंचुरी बीसी श्रृंगवेरापुरा Allahabad, near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the floods water of the river Ganga, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जो श्रृंगवेरापुर है ना, जहाँ कहाँ पर, इलाहाबाद के पास में, वहां पर हमें क्या, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थ्रू चैनलाइजिंग दी वाटर हमें अभी भी देखने को मिलता है। मतलब नहीं 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 नहीं, पहले ऐसा हुआ था, ठीक है, वहां पर भी ऐसा हुआ था, देखने को नहीं मिलता। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम लेक्स इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी क्या हुआ था, वहां उस टाइम पे भी क्या होते थे, वो लोग डैम बनाते थे, लेक्स बनाते थे, है ना, इरिगेशन सिस्टम बहुत वाइड रेंज में बनाए जाते थे, ठीक है, वहां पर भी हम मुझे देखने को मिलते हैं। फिर है एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वाटर इरिगेशन वर्क्स have also been found in Kalinga, Orissa, Kalinga, Orissa, ये दोनों सही है। नागार्जुना कोंडा, ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में। बेन्नर,
ये है मेरा कर्नाटका में, और कोल्हापुर, ये है कोल्हापुर, तो नाम समझ में आ रहा है ऑब्वियसली महाराष्ट्र में ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स जो है, सोफिस्टिकेटेड जो है इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lake of its time, was built. ठीक है, 11th century में भी जो आज हमारा भोपाल है, वहां पर जो बिगेस्ट, जो लार्जेस्ट लेक है ना हमारे इंडिया की, आर्टिफिशियल लेक, वो जो मुझे देखने को मिलती है, वो कब 11th सेंचुरी में बनाई गई थी। ठीक है, फॉर वेरियस पर्पसेस, है ना। In the 14th century, the tank of Hauz Khas, Delhi was constructed by Iltutmish for supplying water to Siri Fort area. ठीक है, 14th सेंचुरी में भी क्या हुआ था, हौज खास जो दिल्ली में है, वहां पर एक टैंक बनाया गया था फॉर सप्लाइंग वाटर। ठीक है, फिर मेरे पास आता है डैम्स। ठीक है, अभी मैंने देखा कि डैम्स मेनली मैं क्या देख रही हूँ कि मॉडर्न इंडिया में डैम्स बनाए जा रहे हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर स्टोरिंग वाटर, फॉर कंजर्विंग वाटर, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाटर, एटसेट्रा। ठीक है, a dam is a structure that blocks, redirect and slow the flow of water across it. ठीक है, क्या डैम एक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, पानी को ब्लॉक करता है, रीडायरेक्ट करता है मतलब डाइवर्ट करता है, और स्लो करता है पानी के फ्लो को जो भी उसके आसपास पानी है वहां का। फ्रिक्वेंटली रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ लेक, इम्पाउंडमेंट और रिजर्वायर। ठीक है, क्या होता है, अब पानी को रोक लिया, वहां पर डाइवर्ट कर दिया पानी को वहां से, और फ्लो को रोक लिया, तो इससे क्या होगा, इससे उसके आसपास क्या होगा, लेक्स बन जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, लेक्स का क्रिएशन होता है। इम्पाउंड मतलब छोटे जो लेक होते, छोटे पॉन्ड्स होते, वहां वो बन जाते हैं, और रिजर्वायर मतलब बांध बन जाते हैं, मतलब पानी वहां पर रुक जाता है। ठीक है, ये इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज के लिए हम करते हैं डैम बनाते हैं। ठीक है, डैम क्या है, एक स्ट्रक्चर है दैट ब्लॉक्स, रीडायरेक्ट एंड स्लो द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस इट, frequently resulting in the creation of a lake, a reservoir and impoundment. ठीक है, Jawaharlal Nehru can proudly proclaimed that dams as the temple of modern India, the reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. अब जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि डैम जो है ना वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल की तरह है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की के लिए टेम्पल की तरह है जो हमारे डैम से, वो क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारा एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, विलेज इकोनॉमी बढ़ेगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारी अर्बन इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। ठीक है, इसलिए क्या जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि जो हमारे डैम से, दे आर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ठीक है ना, टेम्पल्स जो है ना, वो सॉरी डैम्स जो है ना, वो पहले दो तरीके से बनाए जाते थे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पहला तो है स्ट्रक्चर और दूसरा है मटेरियल। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होता था, स्ट्रक्चर में कहीं पे बड़ा डैम बनाते थे हम या फिर कहीं छोटा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, साइज स्ट्रक्चर कैसा है उस डैम का, एक तो वो, और ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, पहले क्या होता था, स्टोन से हम या तो डैम बनाते थे, या फिर हम बनाते थे डैम्स टिम्बर से, लकड़ियों से भी पहले डैम बनाया जाता था। तो दो टाइप में उसे क्लासिफाई किया गया है। अब यूजेस क्या है डैम के, पहला है मेरे पास, डैम आर बिल्ट टू स्टोर रेन वाटर एंड rivers so they can be utilized later to irrigate field, for farming, for the production of fire. ठीक है, क्या डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, डैम्स आर बिल्ट टू स्टोर रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, ताकि जो पानी है उसे हम बाद में इरिगेशन के लिए यूज कर ले, या जो भी हमारी पर्पस है उस चीज के लिए हम यूज कर ले, और
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी क्या होता है, डैम यूज किए जाते हैं। वाटर सप्लाई फॉर बिजनेस एंड रेसिडेंशियल पर्पसेस, ठीक है। जो हमारी बिजनेस है, जो हमारे बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, जो हमारे रेसिडेंशियल मतलब जो हमारे लोग हैं सिटीजन, उन सभी की पर्पस को पूरा करने के लिए यहाँ पर वाटर स्टोर होता है। तो उन्हें वाटर सप्लाई करने के लिए क्या डैम्स बनाए जाते हैं। फ्लड प्रिवेंशन, बहुत ज्यादा पानी आता है तो एकदम से रिवर्स का जो है फ्लो बनता है, तो डैम्स में क्या होता है, हम डैम्स में पानी स्टोर कर लेते हैं वहां पर। वो एक हम बोल सकते हैं शील्ड की तरह होता है, मतलब एकदम से पानी जो फ्लो होता है ना, उससे हम को स्लो डाउन करने के लिए हम डैम्स यूज करते हैं। तो क्या होता है, फ्लड प्रिवेंशन के लिए। रिक्रिएशन, फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन, ठीक है। वेरियस वाटर सोर्सेस का क्रिएशन करने के लिए, फिशिंग के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। अब अब डैम्स तो हमने किस चीज के लिए, मैनकाइंड के लिए बनाए थे, ठीक है। इंसान के लिए हमने सोचा था वाटर को हम कंजर्व करेंगे, ठीक है। क्या होगा, वाटर को हम कंजर्व और मैनेज करने के लिए हम डैम बनाते। लेकिन कुछ सालों में भी हम क्या देखने को मिलता है हमें, दैट in recent years multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for variety of reasons, ठीक है। क्या हो रहा है, रिसेंट ईयर में जो मेरे मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स थे, जो डैम्स थे ना, उसमें मैं बड़ा बहुत अपोजिशन देखने को मुझे मिलता है फॉर वेरियस ऑफ रीजंस, ठीक है। अब क्या क्या रीजंस थे अपोजिशन करने के लिए, पहला तो था रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir resulting in rockier stream beds and poorer habitat for river aquatic animals, ठीक है। अब क्या होता था, जो डैम बनाते हैं ना हम, ठीक है, डैम बना लिया, अब पानी के फ्लो को हम कम कर रहे हैं। तो देखो ये मेरा फॉर एग्जांपल, ये मैंने डैम बनाया, ठीक है। यहाँ पे गेट्स, ठीक है, ये मेरा सबसे पहले तो ये मेरा सरफेस है, ठीक है? और ये वाटर है, ठीक है, ये डैम है, और यहाँ से जो है वो आगे पानी फ्लो होगा, ठीक है। अब अब क्या होता है, जब पानी यहाँ से जाता है ना, ठीक है, तो जो बहुत सारे सेडिमेंट्स है, जो बहुत सारे मिनरल्स है ना, रॉक्स है, जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वो क्या होता है, अ, बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पर नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो यहाँ से जा ही नहीं पाते, क्या होता है, यहाँ पर सेटल हो जाते पूरे, ठीक है। दिख रहा है, ये पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे जो मिनरल्स वाले पार्टिकल है वो यहाँ पे पूरे सेटल हो गए, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे वो पूरे यहाँ पर सेटल हो गए जिनमें मिनरल्स थे, और जो पुअर पार्टिकल्स है, कुछ जो पार्टिकल्स है वो इस पानी के साथ यहाँ पर चले गए, ठीक है। अब क्या होगा इससे,
इससे यहाँ पर तो एक सबसे पहले तो यहाँ पे एक पूरी रॉक केयर बेड बन जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। और पुअर पार्टिकल्स जो है वो क्या होगा, अफेक्ट करेंगे हमारी किस चीज को, एक्वेटिक लाइफ को, ठीक है। जो रिवर्स है जो सॉरी फिशेस है हमारी रिवर्स में, वह उन्हें कोई भी मिनरल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, जो भी मिनरल्स है वो यहाँ पर सेटल हो जाएंगे और एक्वेटिक लाइफ को एडवर्सली क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रॉक केयर बेड बन जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास आ रहा है डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। क्या बोल रहे हैं वो कि डैम जो है ना वो क्या करता है, फ्रेगमेंट रिवर्स मतलब अलग अलग नदियां बना देता है, ठीक है। नदियों को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है ना उसके लिए माइग्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती दूसरे वर्ष में। और स्पेशली फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग का मतलब होता है जो हम हमारी जो फिशेस है वो एग रिलीज करते, जो स्पर्म रिलीज करते फर्टिलाइजेशन के लिए, वो भी उनके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आगे क्या होता है, आगे रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है और फिशेस का फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। द डैम्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वॉयर एंड रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर ड्यूरिंग हैवी। अब क्या बोला मैंने, यहाँ पर एक क्या, यहाँ पर एक पूरा यहाँ पर अगर सेटल हो रहे हैं, ठीक है, वो तो क्या होगा यहाँ पे, ये हमेशा यहाँ पे सेटल ही रहेंगे और फिर इसके ऊपर ही इस ये जो आएगा ना, अब यहाँ पर तो क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पूरा यहाँ पर मेरे पास पूरा बेड बन गया, ठीक है, एक रॉकेट बेड बन गया। पार्टिकल्स पूरे मेरे यहाँ पर क्या हो गए, सेटल हो रहे हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। अब पानी जो है, पानी का लेवल तो है वो इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ कुछ पानी थोड़ा पानी होगा, ठीक है, स्पेस में, बाकी पूरा पानी तो यहाँ रहेगा। अब क्या होगा, बहुत ज्यादा जब रेनफॉल होगी ना, जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी और इसका जो है वो लेवल बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी बढ़ेगा और रिवर्स का भी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर क्या होगा, फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इट ट्रिगर्ड फ्लड, ओके, आया समझ। अब नेक्स्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंड्यूस अर्थक्वेक caused waterborne diseases and pests and lead to pollution resulting from excessive use of water, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर के कारण क्या होगा, सबसे पहले तो पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा, अर्थक्वेक जो है वो उससे इंड्यूस करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहे थे, अर्थक्वेक को इंड्यूस कर रहे थे, ठीक है। उसके कारण वाटर बॉर्न डिसीजेस हो रहे थे, ठीक है, क्या हो गए, वाटर बॉर्न, पानी से होने वाली जो भी बीमारियां थी एक्सेसिव वाटर के कारण वो होंगी, ठीक है। ज्यादा हमारे फील्ड्स में बहुत ज्यादा पानी होगा तो क्या होगा, उससे इल्लियां वगैरह, कीड़ा वगैरह जो पेस्ट है वो ज्यादा होंगे, है ना। तो ये सारी दिक्कतें भी आ रही थी। इरिगेशन हैज चेंज टू क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब क्या हो रहा था, इरिगेशन ने हमारे क्या किया, जब ज्यादा हमें पानी मिला तो क्या हुआ, हमारे जो फार्मर्स थे, अलग अलग जगह पे फार्मर्स थे, उनके क्या हुआ, उन्होंने अपना फार्मिंग जो पैटर्न था, जो क्रॉप पैटर्न था, फार्मिंग टेक्निक थी, उनकी चेंज होने लग गई। कैसे होने लग गई, ज्यादा वाटर इंटेंसिव हो गई और कमर्शियल क्रॉप्स वो उगाने लग गए, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इससे क्या हुआ, जब ज्यादा ज्यादा हम पानी देने लग गए, है ना,
ज्यादा इरिगेशन होने लग गया तो जो हमारी सॉइल थी ना, ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज होने लग गए, तो क्या होने लग गया, सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल होने लग गया। अब ये क्या होता है, मतलब पान जो हमारी सॉइल थी ना, जो हमारी सॉइल थी उसमें क्या हुआ, सॉल्ट का जो परसेंटेज था वो बढ़ने लग गया, और वो फिर क्या हुआ, उसकी फर्टिलिटी कम होने लग गई। ठीक है, फिर क्या, द डैम इंक्रीज द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। क्या हुआ, अब जो लोग डैम के पास था जिनका फील्ड, वो तो उन्हें तो पानी बहुत अच्छा मिल रहा था, उन उससे क्या हुआ, उनके पास इनकम ज्यादा आने लग गई, ज्यादा अर्न करने लग गए, अच्छे क्रॉप होने लग गए। तो एक तो वो सोसाइटी बन गई, और एक क्या हुआ, एक जिनकी फील्ड जो दूर थी डैम से, उसमें क्या हुआ, उन्हें पानी बहुत लेट लेट मिलता था, कम पानी मिलता था। इससे क्या होता था, वो ज्यादा अर्न नहीं कर पाते थे, ज्यादा अच्छा क्रॉप नहीं क्या हार्वेस्ट नहीं कर पाते थे। तो इससे क्या हुआ, एक सोशल गैप आ गया लोगों के बीच में। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरे आ गए रिचर, और यहाँ पर मेरे आ गए पुअर, इनके बीच में क्या, एक दीवार खड़ी हो गई, एक सोशल गैप आ गया। ठीक है, ठीक है, फिर द डैम क्रिएट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट विथ रिगार्डिंग टू शेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अब डैम्स बने तो जो शेयर ऑफ कॉस्ट था, जो कॉस्ट शेयरिंग द कॉस्ट है ना, कॉस्ट शेयर जो था ना, उसको लेकर क्या हुआ, दो स्टेट्स के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, क्या हो गया, डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो गए। क्यों, क्योंकि एक बोल रहा था कि मुझे ज्यादा बेनिफिट चाहिए, मुझे ज्यादा कॉस्ट शेयर चाहिए, एक बोल रहा था, और दूसरे को भी क्या ज्यादा बेनिफिट चाहिए थे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के। इससे इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। जैसे कि हमने देखा था एक कृष्णा गोदावरी रिवर पे महाराष्ट्र ने क्या किया था, महाराष्ट्र ने क्या किया था, एक डैम बना लिया था। ठीक है, ये महाराष्ट्र है और एक ये रिवर है। ठीक है, हमारी कृष्णा गोदावरी रिवर है। तो क्या हुआ था, महाराष्ट्र ने अब डैम बना लिया। अब आगे के जो दो दो स्टेट थे ना मेरे पास, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये दोनों रिवर यहाँ पे जाकर, ठीक है, ये जा रही है, तो यहाँ पर पानी ज्यादा ये रुकने लग गया। ठीक है, और इनके पास जो डाउनस्ट्रीम में पानी रिड्यूस होने लग गया। ठीक है, अब इन्हें यहाँ पे दिक्कतें आने लग गई। तो इन दोनों ने क्या किया, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया। ठीक है, इन दोनों गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया, किस पर, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पर। ठीक है, कि यही लोग सारा बेनिफिट उठा रहे हैं हमारे पास, तो हमें तो दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट भी हुआ था। ठीक है, इस तरीके के डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो गए डैम्स के कारण। ठीक है, अब अपोजिशन किया, ठीक है, उनका तो क्या क्या, क्या क्या बोल सकती हूँ मैं, प्रोजेक्ट थे जो स्टार्ट किए। तो इन रिसेंट ईयर्स, in recent year multi-purpose projects and large dams face opposition from public as well as civil society. दोनों ही क्या कर रही थी, दोनों ही क्या कर रही थी, दोनों ही अपोजिशन कर रही है लार्ज डैम और मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है उनका। ठीक है, किस चीज के कारण, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी मैंने अभी पढ़े थे ना, नेगेटिव इम्पैक्ट, उन सभी के कारण बहुत ज्यादा अपोजिशन हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स पर। अब मैनी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तहरी डैम आंदोलन। ठीक है, इस तरीके के क्या हुआ थे, मूवमेंट्स जो है वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे और ऑर्गेनाइज्ड इन अपोजिशन टू दिस प्रोजेक्ट। इस तरीके क्या हुआ, मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुए और इनका अपोजिशन सॉरी स्टार्ट हुआ। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज एन एनजीओ that mobilize the tribal people, farmers
environmentalist and human right activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat. क्या हुआ था? जो हमारा सरदार सरोवर डैम है ना, जो सरदार सरोवर डैम है ना मेरा, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट वाटर डैम प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया का, जो भी कहाँ पे था, नर्मदा रिवर पे बना था, गुजरात में, ठीक है, बना है। तो अब इसका अपोज कर रहे थे, इसका अपोज करने के लिए क्या हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाया। इसमें क्या हुआ, इसमें लोगों को इकट्ठा किया गया, लोगों को प्रिपेयर किया गया इसके अगेंस्ट होने के लिए, जैसे ट्राइबल पीपल, फार्मर, इन्वायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविटीज जो थे ना, इन सारे लोगों को प्रिपेयर किया गया। ये सारे लोग साथ में आए किस चीज के लिए, सरदार सरोवर डैम जो बना था नर्मदा रिवर गुजरात में, उसका अपोज करने के लिए, ठीक है। और ये आंदोलन का नाम क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर मैं बोलूंगी सेव नर्मदा मूवमेंट, ठीक है। अब मैंने देखा कि ठीक है ये अपोज कर रहे हैं, लेकिन क्यों अपोज कर रहे हैं, क्यों अपोज कर रहे हैं, तो इसका रीजन था, इट इज ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर। क्या हुआ था, वहां के जो पेड़ थे आसपास के, वो क्या हुआ था, डैम वाटर में डूब गए थे, सबमर्ज हो गए थे, है ना, ठीक है। तो इन्हें बचाने के लिए, ये जो इश्यूज हो रहे थे, इन्हें बचाने के लिए, इन्हें कम करने के लिए क्या कर रहे थे वो लोग, ये आंदोलन चला रहे थे, ठीक है। द एनजीओ डिमांडेड फॉर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एंड इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट। वो क्या बोल रहे थे कि इनका प्रॉपर रिस्टोरेशन होना चाहिए, और इनके लिए आप क्या करो, इनके लिए आप करो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, ठीक है, ठीक है। इन्हें बचाने के लिए आप मेजर्स लो, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करो या प्रोग्राम स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस तरीके के मुझे देखने को मिलते हैं अपोजिशंस, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए थे अलग अलग प्रॉब्लम्स को का अगेंस्ट, क्या बोल सकती हूँ मैं, अपोज करने के लिए, ठीक है। फिर आता है मेरे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, ठीक है। अब ये क्यों स्टार्ट की थी, ये हमारी गवर्नमेंट ने क्यों स्टार्ट की थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, सबसे पहले था इंक्रीज इरिगेटेड एरिया। क्या हो रहा था, इसमें ये स्टार्ट किया गया था ताकि मेक श्योर करने के लिए कि सभी लोगों को सभी फील्ड्स में पानी मिले, ठीक है, हर खेत को पानी, क्या था इनका मोटिव, हर खेत को पानी, सभी लोगों को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिले, है ना, मतलब जितनी जरूरत है उतना पानी मिले, ठीक है। दूसरा था मेरे पास बूस्ट एफिशिएंसी। क्या था, बूस्ट एफिशिएंसी, मतलब पानी को हम सही तरीके से यूज करें, उसका वेस्टेज ना करें, और पानी के जो रिसोर्सेज है उन्हें सही तरीके उन्हें इम्प्रूव करें, क्या करें, इम्प्रूव करें, ठीक है। उसके बाद था प्रमोट टेक्नोलॉजीज, अच्छे नए जो मेथड्स आए हैं उन्हें, न्यू मेथड जो थे उन्हें इंट्रोड्यूस करें हम, किनसे फार्मर से, और उनका यूज उन्हें बताएं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। इसका क्या इन्होंने बोला था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो मेथड आया था वो फार्मर्स को बताएं, और उन्हें बताएं किस तरीके से इन्हें यूज करना है, कैसा, ये क्या मेथड है, ठीक है। फिर था कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, मतलब अगर हम पानी को सही तरीके से यूज करें, सस्टेनेबल तरीके से यूज करें,
ताकि पानी भी बचे, हमारी नीड्स भी पूरी हो जाए और हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी कोई हार्म न पहुंचे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे किस चीज के, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के। फिर मेरे पास आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लास्ट टॉपिक, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो इसमें क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक फॉर स्टोरिंग रेनफॉल फॉर लेटर यूज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम रेनफॉल के वाटर को स्टोर करते हैं, किस चीज के लिए, आगे हमें जब जरूरत पड़े उस टाइम पे यूज करने के लिए। ये क्या होता है मेरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसी टेक्निक जिसमें हम रेनफॉल वाटर को स्टोर करते फॉर दी लेटर यूज। ओके, रेन वाटर कलेक्टेड कैन बी यूज्ड, कैन बी स्टोर्ड, यूज टू मल्टीपल यूजेस और यूज स्ट्रेट फॉर रिचार्जिंग, ठीक है, ठीक है। रेन वाटर को हम बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं, हमारे जो भी पर्पसेस है उनके लिए हम यूज करें, उसे स्टोर करें, है ना, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीड क्यों है, सबसे पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नीडेड टू प्रोवाइड इट फॉर एग्रीकल्चर, कलेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेट द फील्ड्स एंड नो एंड टू मॉइस्चन द सॉइल, ठीक है। रेन वाटर को क्यों हम कलेक्ट करते हैं, क्यों कलेक्ट करते हैं, ताकि ताकि वो हमें एग्रीकल्चर के लिए वाटर प्रोवाइड करे, है ना, हमें ड्रिंकिंग वाटर मिले वहां से, रेन वाटर हार्वेस्ट करके हम ड्रिंकिंग वाटर भी कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, हमारी फील्ड का इरिगेशन कर सके हम, और जो सॉइल है, सॉइल जो है ना, रेन वाटर हम नीचे ग्राउंड में कलेक्ट करते हैं तो वहां पर सॉइल को भी मॉइस्चर मिले, ठीक है, सॉइल भी मॉइस्ट हो, ठीक है। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अवेलेबल alternative both socio-economically and environmentally to multi-purpose project, ठीक है। रेन वाटर एक अच्छा अल्टरनेटिव है दोनों के लिए, सोशियो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली, दोनों दोनों पर्पसेस के लिए हम एक जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, ताकि हम हमारा जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से कर पाए और हमारा एनवायरमेंट भी सही रहे, है ना, पानी भी बचा रहे और हमें भी फायदा हो, है ना। तो रेन वाटर एक अच्छा अल्टरनेटिव है, इसीलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत होती है ना। फिर मेरे पास आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहले के जमाने में, पहले एंशिएंट टाइम में किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, तो इन हिल्स माउंटेनस रीजन्स पीपल बिल्ट डाइवर्शन चैनल लाइक गर्ल्स एंड पुल्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता था कि हिल्स पर हम क्या करते थे, हिल्स पर लोग क्या करते थे, जो हिमालय के लोग थे ना, जो हिली एरिया पे जो लोग रहते थे, वो चैनल्स ऐसे बना देते थे, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। तो इस तरीके से चैनल्स बना देते थे, इससे क्या होता था, जब पानी गिरता था ना या फिर रिवर्स से जो पानी आता था वो क्या होता था, डाइवर्ट होकर इनकी फील्ड्स में चला जाता था, ठीक है, और इनकी जो वाटर नीड थी वो सही मतलब पूरी हो जाती थी। ये कहाँ पर होता था, बेसिकली वेस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मैंने बोला ना फील्ड्स में चला जाए उस चीज के लिए। रूफ टॉप रेन वाटर, इसे हम अभी आगे और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। रूफ टॉप वाटर में क्या होता था, मैं क्या करती हूँ, जो घरों की छत होती है वहां पर हम वाटर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वाटर कलेक्ट होता है, फिर हम क्या करते हैं, या तो पाइप या गटर्स की हेल्प से हम पानी को नीचे डाइवर्ट करते हैं, एंड थ्रू फिल्ट्रेशन वी कलेक्ट वाटर इन द ग्राउंड, ठीक है, वी मेक टैंक्स इन द ग्राउंड एंड कलेक्ट वाटर इन देम, ओके। सो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वही होती है, और ये कहाँ पर, राजस्थान में, मैं कर्नाटका में देख सकती हूँ, यहाँ पर ये होती है, ताकि हम ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट कर पाए, है ना, ठीक है।
ड्रिंकिंग वाटर हम कलेक्ट कर पाए। फिर आता है इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इनंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। क्या होता था, जैसे बंगाल है, ये एक फ्लड प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर बाढ़ आती जाती रहती है क्योंकि कोस्टल एरिया पर है। तो वहां पर क्या होता था, इनंडेशन चैनल्स। अब ये क्या होता है, इनंडेशन चैनल्स क्या होता है मेरा, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बड़ी रिवर्स आती है ना, उसमें से मैं क्या करती हूँ, उन्हें डाइवर्ट करके मैं कैनाल्स में उसे क्या करती हूँ, कनेक्ट कर देती हूँ। और उससे, और ये बेसिकली किस सीजन में, मतलब किस टाइम पे होता था, जब रेनी सीजन, हैवी रेनफॉल होती थी, फ्लड आती थी ना, उस टाइम पे हम ये करते थे, ठीक है। ये हो गया मेरा इनंडेशन चैनल्स, ठीक है। फिर आता है मेरे पास इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स एग्रीकल्चर, एरिड रीजन और सेमी एरिड, जो रेतीली जगह होती है ना, वहां की बात कर रहे हैं, मतलब राजस्थान, मतलब सीधा नहीं, लेकिन एक जगह राजस्थान भी हो सकती है, मेरा बोलने का मतलब ये है, ठीक है। Agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allow the water to stand and moist in the soil, like Khadin in Jaisalmer and Johats in other parts of Rajasthan, ठीक है। खादिन्स और जोहट्स जो है वो बनाए जाते थे कैसे, क्या होता था, जो लोअर, जो ऐसे जो लोअर एरियाज आते थे ना, ऐसे हिली एरियाज टाइप में, तो वहां पर हम एक शील टाइप में बना देते थे। वहां पर क्या होता था, पानी कलेक्ट हो जाता था, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होता था, हमारा पानी जो वहां पर रुक जाता था और सॉइल को मॉइस्चर कर देता था, ठीक है। ये कहाँ पर होता था, ये बेसिकली खादिन जैसलमेर में बनाते थे, और जो थे वो कहाँ पर, राजस्थान के कुछ पार्ट्स बनाते थे। ये देखो, एक खादिन, ये क्या होता था, हम यहाँ पे चैनल से बना देते थे और बीच में पानी भर जाता था, खोद कर हम पानी स्टोर करते थे। ये कुछ 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 ट्रेडिशनल वेज थे, ट्रेडिशनल मेथड्स थे एंशिएंट टाइम के पानी को हार्वेस्ट करने के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। देखो ये मेरा स्टेप वेल है। अब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर रेनफॉल के टाइम पे पूरा ये पूरा भर जाता था, है ना, ये पूरा ऊपर तक भर जाता था, तो क्या होता था, पानी हमारा कंजर्व हो जाता था, बच जाता था, है ना, हम कंजर्व करके रख लेते थे पानी को। फिर मेरे पास आता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन शिलोंग एंड कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका और शिलोंग में किस तरीके से रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। तो rooftop rainwater harvesting is the most common practice in Shillong, मेघालय, ठीक है। क्या, जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, वो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। कहाँ पर मैं देख सकती हूँ, शिलोंग मेघालय में मुझे ज्यादातर देखने को मिलती है, कॉमनली वहीं पे ज्यादातर हमें वहीं पे देखने को मिलती है, ठीक है। चेरापूंजी एंड मौसिनराम, ये जगह तो सभी को पता ही होना चाहिए, है ना, अगर आप सोशल पढ़ रहे हो तो आपने पहले भी ये तो एक जनरल नॉलेज की जगह है दोनों, ठीक है। बेसिकली ये सभी को पता होनी ही चाहिए, ठीक है। चेरापूंजी और मौसिनराम क्यों फेमस है, बताओ, क्यों फेमस है, क्योंकि क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम में ये फेमस है, यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है, कहाँ, पूरे दुनिया भर में जो हाईएस्ट रेनफॉल होती है वो कहाँ होती है, वो होती है चेरापूंजी और मौसिनराम में, ठीक है। सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग, शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, यहीं पर होती है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल यहीं पर देखने को मिलती है। बट स्टिल द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, लेकिन इतना पानी गिरने के बाद भी शिलोंग जो है ना, इनका जो स्टेट कैपिटल है शिलोंग, वो क्या, उसे पानी की कमी फेस करता है हमेशा, ठीक है। therefore nearly every household in the city has the rooftop harvesting रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए वहां पर शिलोंग में हर घर में क्या है, मतलब सारे, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द हाउस जो है ना,
उनके पास रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहां पर सभी के यहाँ पे क्या है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। Nearly 15 to 25 of 20 total water requirements of the household come from the rooftop rainwater harvesting। क्या मतलब नियरली 15 से करीब 15 से 25% जो डेली की जो नीड्स होती है ना, डेली वाटर नीड्स होती है, वो सारी किससे, रूफटॉप रेन वाटर से वो पूरी करते हैं। ठीक है, कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए रूफटॉप रेन वाटर कंजर्व करना, है ना, हार्वेस्टिंग करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, मुझे इस परसेंटेज से पता चलता है। ठीक है, फिर आता है मेरा गेंदाथुर इन इज अ बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू, कर्नाटक के मैसूरू जो है वो, वहां पर गेंदाथुर मुझे देखने को मिलता है। अब ये एक बैकवर्ड विलेज है, ठीक है, एक पिछड़ा हुआ गांव है, ठीक है, कहाँ पर, मैसूरू में, कर्नाटका के, विच हैज रिसीव एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 mm। ठीक है, अब मुझे कमेंट में बताना 1000 mm कितना होता है। 1000 mm इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है गेंदा चुरू का वो कितना है, वो है 1000 mm। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ रेनफॉल ये एनुअली रिसीव करती है। एवरी हाउस इंस्टॉल्ड rooftop rainwater harvesting system and can collect and use about 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली। ठीक है, हर घर में क्या है, हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, और वो लोग उसमें वाटर कलेक्ट करके कितना, एनुअली 50,000 लीटर पानी यूज कर सकते हैं। इतना रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहां पर हो जाता है एक साल के अंदर। ठीक है, आया समझ, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ना। ये देखो, ये मेरा पानी आया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा रूफटॉप है यहाँ पर पानी कलेक्ट होकर आ रहा है, मैंने यहाँ पर पाइप इंस्टॉल कर दिया। अब ये पाइप के थ्रू ये नीचे आएगा, और मैंने यहाँ पर बीच में क्या किया, फिल्ट्रेशन ऐड कर दिया, मतलब विद द हेल्प ऑफ सैंड होल। ठीक है, तो यहाँ से फिल्टर होकर पानी फिर मेरा क्या होगा, यहाँ पर मैंने बनाया अंडरग्राउंड एक टैंक बनाया, स्टोरेज टैंक बनाया। अब इसमें यहाँ पर पूरा ये जो पानी है ये फिल्टर होके आ गया और यहाँ पर स्टोर हो गया। अब इसे मैं बोल सकती हूँ हाउस होल्ड के जो भी यूजेस है उसके लिए यूज कर सकती हूँ, रीयूज कर सकती हूँ, कैसे भी मैं जैसे चाहूँ वैसे। ये वाटर क्लीन हो गया है ना, अब मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकती हूँ। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या एडवांटेज मुझे देखने को मिलेंगे यहाँ से। ये एक प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का, ठीक है, सीधा रेन वाटर से आया और मैंने फिल्टर करके मेरे पास रख लिया, तो एक प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का। ठीक है, और एक अच्छा सोर्स है, मेजर सोर्स है किस चीज का, ड्रिंकिंग वाटर के लिए सभी लोगों का, है ना। फिर मेरे पास आता है वाटर कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ओनली। ठीक है, क्या मैं पीने के साथ साथ इसे अपनी 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 एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, और क्या कर सकती हूँ, और रेन वाटर हार्वेस्ट को जब मैं अपने बेसमेंट में क्या करूंगी, अपने घर के बेसमेंट में जब मैं स्टोर करूंगी, तो वहां से क्या होगा, मेरा जो घर है वो भी क्या होगा, वहां पर भी कूलिंग इफेक्ट आएगा, वहां पर भी घर भी मेरा ठंडा रहेगा, है ना। तो ये सारे क्या एडवांटेज मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में देखने को मिल जाते हैं ना। ठीक है, आया समझ, आया समझ। यही था मेरे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यहीं पर मेरा चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर से मुझे समझ में आता है क्यों मुझे पानी को कंजर्व करने की जरूरत है, वाई वाटर कंजर्वेशन इज मस्ट। ठीक है, क्यों बहुत जरूरी हो चुका है, और क्या क्या मेजर्स है उसे कंजर्व करने का, है ना। और अगर मैंने सही तरीके से पानी को यूज नहीं किया तो किस तरीके से वाटर स्कैर्सिटी की जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, है ना। और जो मेरा प्रेडिक्शन है
कि 2025 में हमारे इंडिया के भी लार्ज पार्ट्स जो है वो क्या होगा, उन कंट्रीज के अंडर आने लग जाएंगे, उन रीजन्स को ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी की समस्या मैं अभी देख सकती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या अब इससे मुझे क्या सीख मिलती है कि मैं पानी को बचा कर रखूँ, उसे सही तरीके से क्या करूँ, यूज करूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर अगर मुझसे कुछ भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक अगर छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। और अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, बेनिफिशियल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।